हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के किसान आंदोलनों के बारे में जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर हुए थे, जैसे नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अवध किसान सभा और मोपाला विद्रोह। ऐसे बहुत से आंदोलन थे जो भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ आगे बढ़ते रहे और आंदोलन में ये सहायक के रूप में साथ साथ चलते भी रहे। उत्तराखंड पीसीएस और नायब तहसीलदार के लिए हमने यहाँ पर एक पूरी सीरीज चलाई हुई है। आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के लिए। तो लगातार हम यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं इन दोनों ही एग्ज़ामों के लिए। तो अभी हम हिस्ट्री को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आंदोलनों की ओर। हमारे पास जो पहला आंदोलन है वो है नील विद्रोह। नील विद्रोह की अगर हम बात करते हैं इसके ईयर की, तो 1859 से 60 के बीच यह आंदोलन हुआ था। और जितने भी हम किसान आंदोलन यहाँ पर देखने वाले हैं उनके पीछे दो ही रीजन थे होने के। एक तो वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे और दूसरा वो जमींदारों के विरुद्ध थे। तो दो ही रीजन हमें किसान आंदोलनों के यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आपको याद होगा ब्रिटिश जो अधिकारी थे, जो ब्रिटिश शासन था, वो तीन तरीके के यहाँ पर इनको को लगान व्यवस्था चालू की थी। जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश काल था उसमें तीन तरीके से यहाँ पर लगान व्यवस्था को चालू किया गया था और जमींदार इसमें एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इन्हीं दोनों के विरुद्ध यहाँ पर किसान आंदोलन दिखाई पड़ते हैं। हम बात करते हैं नील विद्रोह के बारे में। तो नील विद्रोह के जो नेता रहे थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। और नील विद्रोह के जो पीछे रीजन था कारण का, वो बंगाल के वे किसान जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाह रहे थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो इसी को लेकर यहाँ पर यह नील विद्रोह हुआ था। इस समय जो है यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और केमिकल क्लर्क जो है वहाँ पर बनने स्टार्ट हो चुके थे। तो इसी की वजह से जो यहाँ पर नील की खेती हो रही थी और नील का जो उत्पादन था, इनकी मांग भी कम होने लगी थी। तो उसी के रूप में यह सामने आ रहा था। और जो हम बात करते हैं, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इसका विवरण दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम बात करते हैं नील विद्रोह आंदोलन के बारे में, तो यह अपने आप में एक सफल आंदोलन रहा था और इसके पीछे किसानों में अनुशासन, एकता, संगठन और सहयोग की भावना में दिखाई पड़ती है। नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग, धर्म प्रचारक और कहीं कहीं छोटे जमींदार और महाजनों का भी सहयोग मिला था। तो ये अपने आप में पहला किसान विद्रोह था जो इतनी बड़ी मात्रा में भारत के रूप में फैला था। तो स्पेशली यह बंगाल रीजन में हमें दिखाई पड़ता है। तो नील विद्रोह हुआ था बंगाल क्षेत्र में। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास विद्रोह है वो है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह के बारे में बात करते हैं। तो पावना का जो क्षेत्र था वो पटसन की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। पटसन की खेती के लिए प्रसिद्ध था। जो उसका ईयर रहा था होने का वो 1873 से 76 के आसपास इसका रीजन रहा है। और पावना विद्रोह स्पेशली जो है जमींदारों के खिलाफ यहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था और यहाँ के जो किसान थे वो अधिनियम 1850 का जो अधिनियम पारित किया था गवर्नमेंट सरकार ने, उसके तहत इनको कुछ सुविधाएं प्राप्त हो रही थी पावना क्षेत्र के किसानों को। और इसी के बाद अचानक इन्होंने लगान में वृद्धि को लेकर यहाँ पर एक घटना घटती है। लगान में वृद्धि के विरोध को ही यहाँ पर पावना विद्रोह के रूप में सामने आता है और यह कानून के दायरे में रहकर विद्रोह हुआ था, इसकी यह खासियत थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बुलोटीदार जिसे गांव की प्रजा भी कहा जाता था, इसमें नाई, धोबी, बढ़ई, मोची और लुहार आदि शामिल थे। उन्होंने जमींदारों के यहाँ कार्य करने से रोका गया था। तो इसकी यह खासियत थी, बुलोटीदारों को यहाँ पर जमींदारों के यहाँ कार्य करने से रोका गया था। तो पावना विद्रोह के बारे में इतना हम जानते हैं। इसका जो ईयर रहा था वो 1873 से 76 के बीच यह रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आंदोलन है वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण का जो रीजन पड़ता है वो पड़ता है बिहार के क्षेत्र में। बिहार राज्य के क्षेत्र में चंपारण का रीजन पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं, चंपारण के जो किसान थे उन्होंने अंग्रेज़ बागान मालिकों से एक एग्रीमेंट कर रखा था जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी कृषि के
3/20वें भाग पर नीले की खेती करनी थी। तो इस पद्धति को ही 3 कठिया पद्धति कहा जाता था और इस करार से मुक्त होने के लिए किसानों से भारी लगान की मांग की गई थी। तो जैसा कि हमने बात की थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है केमिकल कलर्स की उत्पत्ति हुई थी और केमिकल कलर्स की उत्पत्ति की वजह से यहाँ पर जो नील था, जो भारतीय नील था, उसकी मांग यूरोप में कम हो रही थी और इसी से छुटकारा पाने के लिए जो यहाँ के बागान मालिक थे वो पूरा का पूरा जो है कर व्यवस्था पर किसानों के ऊपर थोप रहे थे। तो इसी से मुक्त होने के लिए किसानों ने यह आंदोलन किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1917 में चंपारण के जो राजकुमार शुल्क थे। राजकुमार नाम के एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति मिले महात्मा गांधी जी से और महात्मा गांधी जी से इस आंदोलन को आगे चलाने का उन्होंने आग्रह किया। तो महात्मा गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ते हैं 1917 में और यह आंदोलन गांधी जी के जुड़ने के साथ ही बहुत अधिक गति को प्राप्त करता है। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही वहां का प्रशासन जो है उन्हें जिला छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दे देते हैं और जिससे डरकर आदेश वापस ले लिया जाता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं गांधी जी का ये पहला प्रयोग था सत्याग्रह का। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का यहाँ पर पहला प्रयोग था और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दी थी। अगर हम बात करते हैं इनमें इनके सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरसिंह पारिक और जे.बी. कृपलानी इनके सहयोग के रूप में सामने आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही कुशल नेतृत्व के रूप में यहाँ पर गांधी जी को देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेताओं को जो नेतृत्व थे वहाँ पर किसानों को एकजुट किया और 1917 के मामले में एक जांच आयोग स्थापित किया जिसके सदस्यों में स्वयं गांधी जी भी थे और उन्होंने यहाँ पर यह लगान व्यवस्था को 25% तक वापस लेने की यहाँ पर बात की थी। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये गुजरात क्षेत्र में स्थित था। गुजरात के राज्य में खेड़ा स्थित है, तो वहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। जो इसका ईयर रहा है होने का वो 1918 के आसपास यहाँ पर रहा है और इसका जो रीजन है वो लगान वसूली के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। 1917-18 में फसल खराब होने के बावजूद भी यहाँ के जो किसानों से लगातार लगान की वसूली कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और खेड़ा के जो कुनबी पाटीदार किसान थे उन्होंने सरकार से लगान में जो है राहत की मांग की थी, लेकिन कोई रियायत ना मिलने पर उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह को लागू किया था। अगर आप बात करते हैं 1918 में यहाँ पर गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ते हैं और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो अपने हाथ में लेते हैं। तो किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल के साथ यहाँ पर किया था। गांधी जी का यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। अगर हम बात करते हैं गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा और खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम जो है वास्तविक किसान सत्याग्रह की यहाँ पर जो है शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है अवध किसान सभा। तो अवध किसान सभा किसानों को एकजुट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाती है। 17 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना होती है बाबा रामचंद्र जी के द्वारा और यहाँ पर ये किसानों से बेदखली, भूमि को न जोतना और बेगान न देने की अपील करती है। जो बाबा रामचंद्र जी थे यहाँ पर ये रामचरितमानस का पाठ किया करते थे और किसानों में गौरवान्वित होने की यह भावना भी करते थे और भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित इन्होंने किया था। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था 1918 में अवध के अंदर गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण और मदन मोहन मालवीय जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन भी किया था। यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश किसान जो सभा थी, यहाँ पर इन्होंने नाई धोबी बंद आंदोलन भी चलाया था। जमींदारों के खिलाफ। तो नाई दो धोबी यहाँ पर व्यक्ति थे, इनको जमींदार जो तालुकदार थे उनको सामाजिक बहिष्कार करने के लिए इनके यहाँ काम करने की इनको मनाही की गई थी। तो इस तरह के जो कार्य थे उससे जमींदारों को जो है नीचा दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बारदोली सत्याग्रह। अगर हम बात करते हैं बारदोली जो सूरत रीजन में स्थित है, सूरत गुजरात राज्य के में पड़ता है। तो जिसका जो ईयर रहा था होने का वो 1928 के आसपास रहा था।
यहाँ पर जो है किसान द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया था। और कपास की कीमतें गिरने के बाद भी बम्बई सरकार द्वारा लगान में लगातार वृद्धि की जा रही थी। और यहाँ के जो आंदोलन के जो तो कुनबी और पटाईदार जनजाति के जो लोग थे, यहाँ पर भूस्वामी किसानों से ही नहीं बल्कि कालीपराज जनजाति के जो लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया था। और पटेल जी द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित करने के साथ जो है किसानों से गीता और कुरान पर हाथ रख कर भी यहाँ पर कसम खिलवाई थी। तो वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार की उपाधि भी दी थी। तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो गांधी जी द्वारा दी गई थी, यहाँ की महिलाओं के द्वारा। जो बारदोली रीजन की जो महिलाएं थी उन्होंने यहाँ पर यह उपाधि को प्रदान किया था। तो वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा और सफलता पर इन्होंने कहा कि बारदोली संग्रह चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज्य की प्राप्ति की ओर संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष हमें कोशिश दिलाएगा कि स्वराज्य के करीब हमको पहुंचाएगा। तो यहाँ पर लगातार जितने भी आंदोलन हो रहे थे, किसान आंदोलन चाहे कोई भी आंदोलन हो, ये भारत की स्वतंत्रता में हमें सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ते हैं और कहीं ना कहीं ये स्वराज्य की ओर भी बढ़ते हुए कदम थे। तो ये था बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और जो इसके नेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की जो उपाधि यहाँ पर गांधी जी ने दी थी यहाँ की महिलाओं की ओर से, और लगान न अदायगी के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। तो इतना जाना हमने बारदोली सत्याग्रह के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आंदोलन है वो है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह की बात करते हैं इसके रीजन के बारे में। तो 1874 से 75 के आसपास ये आंदोलन होता है और सरकार द्वारा लगान की दर में 50% तक की वृद्धि को लेकर यह आंदोलन चल रहा था। और कई वर्षों से लगातार फसल के खराब होने के कारण भी यहाँ पर अंग्रेज़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पर किसानों में छूट नहीं दी गई थी। तो किसानों को लगान की अदायगी हेतु साहूकारों पर ही निर्भर होना पड़ा था। यहाँ पर कर्ज लेकर वे लगान की वसूली कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास मोपाला विद्रोह। तो मोपाला विद्रोह का जो ईयर रहा था वो 1921 में रहा था और नेता अली मुस्लियार यहाँ पर इनके नेता थे। और कृषि जन्य असंतोष के कारण यहाँ पर मोपाला विद्रोह हुआ था और मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन चला था। और कहीं ना कहीं जो यह आंदोलन था, यह असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही आगे बढ़ रहा था। असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही यह आगे बढ़ रहा था आंदोलन मोपाला विद्रोह। इसका जो ईयर रहा था वो 1921 था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आंदोलन है वो है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन का जो ईयर रहा है वो रहा है 1946 में। इसके जो नेता रहे हैं वो रहे हैं कप्पाराम और भवन सिंह। तो यहाँ पर दो नेता हमें दिखाई दे रहे हैं, कप्पाराम और भवन सिंह। इस आंदोलन के द्वारा बटाईदारों ने यह मांग की थी कि उन्हें उपज का तिभागा अर्थात 1/3 भाग प्रदान किया जाए। और यह आंदोलन जो है स्वतंत्रता के समय पर हुआ था और 20वीं सदी के उत्तरार्ध का यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। बहुत ही यह संगठित आंदोलन था। बंगाल रीजन में यह आंदोलन हुआ था। और अगर इसकी बात करते हैं, बंगाल में भूराजस और लॉर्ड कमीशन से प्रेरित होकर यह आंदोलन स्वतंत्रता तक चलता रहा था। तो यह आंदोलन था तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना यहाँ पर की गई थी वो 1936 में स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की जो इसके महासचिव थे वो थे एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद ही 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में इसकी जो है स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की लखनऊ के अंदर 11 अप्रैल 1936 को की गई थी। और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सदानंद सरस्वती। महासचिव थे इसके एन.जी. रंगा। तो इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्ति तक भी यह जो है किसानों को संगठित करती रही। और इसका जो रोल था वो किसानों को संगठित करने के साथ साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास बिहार किसान सभा। तो बिहार किसान सभा की जो स्थापना की थी वो 1929 में ही की थी स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने और बाद में फिर अखिल भारतीय इन्होंने किसान सभा बनाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास कृषक प्रजा पार्टी। तो कृषक प्रजा पार्टी की जो स्थापना की थी वो 1929 में की थी फजलुल हक
अब्दुल रहीम और अकबर खां, इन 3 व्यक्तियों ने कृषक प्रजा पार्टी की यहाँ पर स्थापना की थी। तो इतना जाना हमने इनकी सभाओं और पार्टियों के बारे में। नेक्स्ट चलते, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।